बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज एक बार फिर से मिलिट्री कस्टडी में जिन लोगों के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हुए सिविलियंस के, उनमें से 60 को सजाएं सुना दी गई। ये सजाएं 72 घंटे या पिछले 4-5 दिन देखिए तो ऐसी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के बाद ये सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें EU का ख़त लिखना, बरतानिया का ख़त लिखना, अमेरिका का ख़त लिखना या अपनी तशवीश का इजहार करना कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। और उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा था तो एट वंस ये सजाएं या आज ये फैसला सामने आ जाना। दूसरा एंगल इसका ये देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं। क्या अब इससे मुज़ाकरात को धचका लगेगा? नहीं लगेगा। इंटरनेशनल प्रेशर को क्या हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है गवर्नमेंट ने आज के इस फैसले के बाद? इन्हीं तमाम टॉपिक से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब अबूजर सलमान न्याई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एंकर पर्सन और तजियाकार समीना पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और सना मिर्जा साहिबा एंकर पर्सन और तजियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अबूजर साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, एट द सेम टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाओं का, और आज फिर 60 के करीब लोगों को सजाएं सुना दी गई हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, मुझे साकिब पहले तो लग रहा था कि मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था सुबह से, कुछ 3:15 बजे बड़ी कोई अच्छी खबर आनी है पाकिस्तान के लिए अदालती तरफ से। तो मैंने कहा शायद कोई 26वीं आईनी तरमीम के लिए फुल बेंच बन गया या रिवर्स हो गई 26वीं आईनी तरमीम, कोई आइन की बात हुई है, ये शायद आइन बहाल हो गया, बुनियादी हुकूक बहाल हो गए, कोई अच्छी खबर आ रही है। तो फिर मैंने देखा 3:15 बजे तो मुझे पता लगा कि मिलिट्री कोर्ट्स में 60 और लोगों को सजा हो गई है, जिसमें हसान न्याजी साहब को 10 साल की सजा हुई। तो मुझे तो अफसोस हुआ इसको देख के, क्योंकि हमारा तो शुरू से पहले दिन से ये कि मौकफ है जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो आइन की आर्टिकल 175(3) की नफी में है और आर्टिकल 10(a) की नफी में है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आर्म फोर्सेस का जो अफसर है, वो एज ए जज का रोल अदा करता है, जो आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 10(a) के खिलाफ है। इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है, ज्यादा इस चीज में मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन इंटरनेशनल जो आप इसको हवा में नहीं बात करी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपने बहुत सारी ट्रीटी साइन की हुई हैं इंटरनेशनल, जैसे आपने इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स साइन किया हुआ है। उसका आर्टिकल 14 कहता है आपने हर शख्स को राइट टू फेयर ट्रायल देना है, पब्लिक ट्रायल देना है। आप इंटरनेशनल ट्रायल्स की भी नफी कर रहे हैं, और इसी वजह से आपका GSP प्लस स्टेटस जो है, जिसकी वजह से आपकी यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ी, आपकी 9.2 बिलियन से आप 13.4 बिलियन के अमाउंट पे एक्सपोर्ट्स ले गए। 108% ग्रोथ हुई आपकी इकोनॉमी को फायदा हुआ। लेकिन आप सिर्फ इस चक्कर में कि हमने सजा देनी है 9 मई के लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू, आप अपनी इंटरनेशनल स्टैंडिंग भी कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। जहां आपके कंसर्न्स आ रहे हैं, US से आ गया, UK से आ गया, ना इंटरनेशनल लॉ की फिक्र है, ना आईने पाकिस्तान की फिक्र है, ना बुनियादी हुकूक की फिक्र है। हमने मन मर्जी से फैसला करना है, और ये फैसला उसी का शख्साना है। एक तरफ हुकूमत कहती मुज़ाकरात करने हैं, यहाँ पे हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं जिससे हमें लगता है इस हुकूमत की इस चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और जाहिर बात है इस पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। जो एक ये स्टेप था टुवर्ड्स नेगोशिएशन के, हम एक एमिकेबल सोल्यूशन लेके आए, लेकिन फिलहाल इन डेवलपमेंट से तो हमें नहीं लग रहा कि हुकूमत की जो है इसमें सीरियसनेस हमें नजर नहीं आ रही। समीना साहिबा, वर यू एक्सपेक्टिंग? मुझे तो था कि इंटरनेशनल प्रेशर जिस हद तक बढ़ गया है उसके बाद शायद डिले होगा थोड़ा सा, जो नेक्स्ट फेज था सजाओं का, बट आई थिंक ये रद्द अमल नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि यार आप कुछ भी कहते रहे, जो स्टेट का, जो हुकूमत का स्टांस है, दे आर गोइंग टू स्टिक टू दैट। मेरे नज़दीक इससे 2 तरह के मकासद हासिल करने की कोशिश की गई है। पहली चीज़ तो ये है कि ये मकसद दिखाना कि बिल्कुल जी हमने कोई इंटरनेशनल प्रेशर को घास नहीं डाली और हमने कोई उसका बर्डन नहीं लिया, और हम वही करेंगे जो हम कर रहे थे। तो एक आपने इस तरह की मैसेजिंग करने की कोशिश की है जो आपकी लोकल इस वक्त लोग हैं उनके लिए। दूसरा जो इसमें एक और छुपा हुआ पहलू मुझे नजर आता है वो ये है कि ये एक तरह से मामला खत्म करने की तरफ भी बढ़ा गया है। ये इसलिए भी सजाएं सुनाई गई हैं कि ये ट्रायल खत्म हुए और अब इन लोगों को जो आम जेलें हैं वहां पे मुंतकिल किया जाए, और अब आगे इनका जो भी फेट है वो जो आम एक आपकी सिविलियन अदालतें हैं उनके थ्रू जो है वो डिसाइड किया जाए। अब आगे अपीलें होंगी, ये भी एक ऑप्शन है कि बिल्कुल अपीलों के थ्रू इनकी जमानतें हो जाएं या सजाएं कलअदम हो जाएं, और फिर ये भी एक ऑप्शन है कि आईनी बेंच के थ्रू ही जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनको कलअदम करार दे दिया जाए। लेकिन ये दोनों सूरतें करने का मकसद यही है बेसिकली
कि ये जो इन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स किए हैं और इसके ऊपर जो जाहिर है कि एक बैरूनी प्रेशर आया है, उसको रद्द करना या उसको खत्म करने के लिए ही, उस दबाव के तहत ही मेरे ख्याल से ये आज यकमुश्त 60 के 60 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, ताकि ये मामला किसी एक तरफ लग जाए। और आगे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये सजाएं ठहरेंगी नहीं, ये आला अदालतों में भी कलअदम हो जाएंगी या जमानतें मिल जाएंगी ऑनवर्ड्स, और फिर केसेस चलते रहेंगे, या फिर ये मिलिट्री ट्रायल्स के जो केसेस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आ जाएगा इसके खिलाफ। सना मिर्जा साहिबा, क्या आप मेरे साथ हैं? अबूजर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें फर्दर रेमेडी क्या है? जिन लोगों को आज सजाएं हुई हैं उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है? एक तो ये अंडर डिस्कशन है जी, हाई कोर्ट जाया जा सकता है, अगर हाई कोर्ट से भी बात नहीं बनती तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। एक नुक्ता है जो कुछ सर्कल्स में आज डिस्कस हो रहा था कि जनाब कोई रहम की अपील भी की जा सकती है और उसके ऊपर तमाम तर सजाएं भी माफ की जा सकती हैं, या कुछ स्पेसिफिक सजाएं भी माफ की जा सकती हैं। अगर किसी अपील पे सजाएं माफ की जाती हैं तो वो शख्स कॉन्विक्ट ही रहेगा या वो सजा फिर वो बिल्कुल बरी हो जाएगा उस सजा से भी? ये बड़ा एक टेक्निकल है इसके अंदर। देखिए, अगर आपको अपील आपकी जाती है बिफोर द आर्मी चीफ, तो अगर वहां पे तो आपकी अपील अलाउ होती है तो कन्विक्शन और सेंटेंस दोनों खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आप पार्डन की तरफ जाते हैं, जो पार्डन फाइल करते हैं, पार्डन में आपकी सेंटेंस खत्म होती है लेकिन आपकी कन्विक्शन रहती है। ये तो है जो हायरार्की में प्रोसीजर प्रोवाइडेड है। लेकिन यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स में जब भी लोगों को सजाएं हुई, उसकी जो इफेक्टिव रेमेडी थी वो ये थी कि हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस फाइल की गई, जिसमें ये एलेज किया गया, ये कंटेंशन रेज की गई कि जो जुरिस्डिक्शन एज्यूम की थी मिलिट्री कोर्ट्स ने और जो मेरे पे ऑफेंस लगा था वो नहीं बनता था, इस वजह से ये मेरी गलत सजा आई और लोगों की अलाउ हुई। तो हाई कोर्ट वाली जो रेमेडी है वो एफिकेशियस भी है, इफेक्टिव भी है। लेकिन साथ ये साकिब साहब, इसमें एक चीज देखने वाली है, देखें, अगर ये इतनी वेल रीजन्ड जजमेंट होती, इतनी अच्छी कानून और आइन के मुताबिक होती, तो आपको टीवी पे इसकी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत ना पड़ती कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। जजमेंट वही लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही मानी जाती है, जिसकी मिसाल उसी की दी जाती है जिसमें कानूनी तौर पे रीजनिंग अच्छी दी हो, आपने स्पीकिंग ऑर्डर पास किया हो। यहां पर तो अभी तक जजमेंट रिकॉर्ड पे नहीं आई, तो 2024 में ईद पे आपने लोगों ने रिलीज किए थे सजा देके, उनकी जजमेंट भी रिकॉर्ड पे नहीं है। अब ये तो पढ़ना पड़ेगा कि आपने कितनी वेल रीजन जजमेंट दी है। अगर वो अच्छी होगी, लिखी हुई, कानून आइन के मुताबिक होगी, तो आपकी लोग मानेंगे। आपको इश्तिहार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी टीवी पे, या आपको कुछ व्हाट्सएप जर्नलिस्ट के थ्रू उसको ट्वीट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी जजमेंट है। साथ देखें, वाहिद ट्रिब्यूनल है जहां पे 105 लोग एक्यूज थे, 105 के 5 को सजा हुई। ये कभी भी नहीं हुआ कि 100% कन्विक्शन रेट हो। मैंने पढ़ा इजराइल के जो वॉर ट्रिब्यूनल से वेस्ट बैंक में, वहां पे एक 100% कन्विक्शन रेट था और एक हमारे यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट से 100% कन्विक्शन रेट रहा है 9th मे के केसेस में। ये बहुत बड़ा सवाल है इस प्रोसेस की फेयरनेस पे, इम्पार्शियलिटी पे और इसके इंडिपेंडेंस पे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव खुद जज है इसमें। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो इंग्रेडिएंट्स हैं एग्जीक्यूटिव में, पुलिस, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, जज, सब अगर एक ही डिपार्टमेंट की तरफ से बैठ के फैसला करेंगे, उस प्रोसेस की फेयरनेस पे तो बहुत सवाल उठेंगे। इस वजह से दुनिया में भी उठ रहे हैं, पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं और हमेशा उठेंगे, क्योंकि ना आपकी जजमेंट में कोई रीजनिंग है, ना आइन की बात, ना कानून की बात है। आपने सजा दे दी 3-4 लाइनों का ऑर्डर लिख के, अब वो कौन मानेगा? ये देखेंगे, अदालतों में जाएगा, ये सब कुछ सेटिसाइड होगा। समीना जो कह रही है, आई टोटली एग्री विद इट। सना मिर्जा साहिबा, वेलकम टू द शो। फरमाइएगा, आज लास्ट फेज थी, वो तमाम मुल्जिमान जो 9th मे में किसी तरह से भी मिलिट्री की कस्टडी में थे, तमाम को सजाएं सुना दी गई। बट रिसेंटली इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हम लोग को लग रहा था कि अमेरिका भी बोल पड़ा, EU भी बोल पड़ा, इंग्लैंड भी बोल पड़ा, और लग रहा था कि शायद ये प्रोलॉन्ग हो जाए प्रोसेस, या थोड़ा सा इसमें कोई दोबारा से मामलात को देखा जाए। आज सजाएं सुना के क्या पैगाम दिया गया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जानिब से? बहुत शुक्रिया आपका। माजरत चाहूंगी, मैं थोड़ा सा लेट आपकी शो को ज्वाइन कर रही हूँ। अच्छा, देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले तो ये देख लें कि ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम मुल्जिमान हैं और इसके बाद कोई और मुल्जिमान नहीं होंगे। ये आपको याद होगा 13 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आईनी बेंचेस के हवाले से, कि जिसमें सिविलियंस के जो फौजी ट्रायल्स चल रहे थे उसमें 85 लोगों के जिनके फैसले ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, उनके फैसले सुनाने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी। पहले तो ये समझ लें कि ये अभी सिर्फ 85 लोग जिनको फैसले सुनाए, जिनके जा चुके थे, उनके फैसले सुनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद
मजीद लोगों के फैसले नहीं सुनाए जाएंगे। अभी तो जो पीटीआई की अपर सेकंड और फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है उनके फैसले आने हैं और फिर हो सकता है ये बात आगे कहां तक जाए। दूसरी बात यह है कि हम ये बात कर रहे हैं कि जी ये शायद सना साहब आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन मिलिट्री की कस्टडी में यही 106 के करीब लोग थे ना इनिशियली, तो यही 106। लेकिन अभी कुछ लोग बाकी हैं। 106 लोग थे, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूं, आप दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जिनके मिलिट्री ट्रायल्स अभी शुरू भी नहीं हुए हैं, और जिनके मिलिट्री ट्रायल्स शुरू होंगे तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज तक जाएंगे जिनके एविडेंसेस अभी होल्ड किए गए हैं। ये इनिशियल जो ट्रायल्स हैं, जिनके कंप्लीट हुए हैं ट्रायल्स, ये वो सिविलियंस हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम इस पे बात कर रहे हैं कि जी ये जो फैसले आए हैं इसके बाद मेरा ख्याल ये है कि तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो बात कही जा रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, वो ये कि इन तमाम लोगों को जो ड्यू प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया है। अच्छा, ये एक नैरेटिव है, लेकिन दूसरा नैरेटिव ये है कि क्या इनको अपील का हक होगा। मेरा अपना ख्याल ये है, आपके पास कानूनी माहिरीन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, कि इनके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर अपील का हक होगा। पहले ये इंटरनली मिलिट्री कोर्ट्स में अपील कर सकेंगे, उसके बाद अगर वहां पर उस अपील पर फैसला नहीं आता उनके हक में तो फिर ये हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं। वहां से अगर फैसला इनके हक में नहीं आता तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट और फिर प्रेसिडेंट को रुजू कर सकते हैं। तो इनके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी इनोसेंस साबित करने के लिए, अगर तो ये गिल्टी नहीं है। तो आई थिंक जो ड्यू प्रोसेस है मिलिट्री कोर्ट्स ने उसको कंप्लीट जरूर किया, लेकिन ये बिल्कुल किसी चीज का अख्ताम नहीं है। कम से कम अगर ये कंप्लीशन पर चला गया, इन लोगों के नाम सामने आ गए, तो उसके बाद ये अपने हक में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर रुजू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी इसमें कि हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल प्रेशर की आपने बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये क्या माजी में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। मैं कोई मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की वोकल उस हवाले से उनकी वोकलिस्ट नहीं हूं, ना ही मैं उनके फेवर में बात कर रही हूँ, लेकिन बात यह है कि माजी में इससे कई मिसालें मौजूद हैं जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स होते रहे। किस तरह, किस डोमेन में और किस पैरामीटर्स के थ्रू, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन जो कुछ हुआ वो आई थिंक विद एविडेंसेस, तमाम एविडेंसेस की बुनियाद पर हुआ। और जब हमने आज ये तमाम खबरें चलती हुई देखी तो हमने स्पेसिफिकली देखा कि वो फुटेजेस भी इस्तेमाल की गई जिसमें उन लोगों को पॉइंट आउट किया गया है जिनको सजाएं तफवीज की गई हैं। तो आई थिंक जो उनका एक अपना क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के तहत उन्होंने सजाएं जरूर दी हैं, लेकिन उन तमाम मुल्जिमान को या मुजरिमान को यह हासिल है कि वो अपनी सजाओं के खिलाफ अपील कर सकते हैं। फेयर इनफ। समीना साहिबा, आई थिंक आप तीनों में से आई वाज द ओनली पर्सन जो 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद था। मैं अपने काम पे था, मेरे शो की रिकॉर्डिंग आउटडोर थी दैट डे। ये एक चले रेलेवेंट सा सवाल बनता है, हसन न्याजी साहब ने क्या किया ऐसा कि 10 साल की सजा सुना दी? हैदर मजीद साहब ने ऐसा क्या किया कि 2 साल की सजा सुना दी? ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जब इसकी डिटेल्ड जजमेंट्स आ जाएंगी तो हमें उसके बाद आइडिया होगा, बट अभी तक की बीइंग एन एनालिस्ट, बीइंग अ एंकर पर्सन, आपकी अभी तक की क्या असेसमेंट है कि व्हाट रॉन्ग, इतना गलत क्या हुआ कि इतनी लंबी चौड़ी सजाएं, बामुशक्कत सजाएं हैं? साकिब, अगर आप वहां पर मौजूद थे तो फिर तो सबसे अच्छी जजमेंट आप दे सकते हैं कि आपने उन्हें क्या करते ऐसा वहां देख लिया कि आपके ख्याल से उन्हें इतनी सजाएं दी। देखिए, अभी सना भी बात कर रही थी कि वहां पे वीडियोस उन्होंने दी हैं और वीडियोस के साथ उन्होंने पॉइंट आउट किया है। कोई शख्स वहां पर अगर मौजूद है, खड़ा है, तो क्या इस बात से ये साबित हो जाता है कि उसने कोई गुनाह भी कमिट किया है, उसने वाकई कोई जुर्म भी सरजद किया है? वहां पे तो आप भी खड़े हो सकते थे, हो सकता है किसी वीडियो में राय साकिब भी आ चुके होते, तो फिर क्या राय साकिब को भी धर लें? तो ये तो कोई एविडेंस नहीं होता कि चूंकि आप वहां पे खड़े हुए हैं तो लिहाजा आप पे 10 साल सजा है, और अगर कोई और भी वहां पे खड़ा है तो चलिए जी उसको 2 साल सजा सुना दी गई। असल में अभी जो अबूजर सलमान न्याजी साहब ने पॉइंट आउट की थी बात, वो यही थी कि जब आप जजमेंट देते हैं तो आप उसमें एग्जैक्टली हर चीज मेंशन करते हैं कि भाई आपने किस कानून के तहत और किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर किस तरह से ये सजा जो है एक शख्स को दी है और किन किन शवाहिद और एविडेंस की बुनियाद पर ये सजा दूसरे शख्स को दी है। वो जजमेंट कहाँ है? वो जजमेंट कहीं नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता है। मैं आपके सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कि जजमेंट करने वाले ने, लिखने वाले ने क्यों किसी को 10 साल और क्यों किसी को 2 साल सजा दी है। देखें, जब भी कोई कोर्ट होता है, कोई सजा देता है ना, उसकी सेंटेंसिंग गाइडलाइंस होती हैं कि हमने इस शख्स को सजा देनी है, अगर इसने जुर्म किया है तो हम कितनी सजा दें, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट कानून में लिखी होती है। फिर आप जज की डिस्क्रेशन होती है, मैंने 10 साल देनी है, 7 देनी है, 5 देनी है। उसमें देखा जाता है ये शख्स का पहला जुर्म है, जवान है, पढ़ा लिखा है, इसका कोई फ्यूचर है, ये सारी चीजें कंसिडर होती हैं, वो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने बिल्कुल सही बात की, हसन न्याजी मुझे तो पूरा याद है, वो तो कोर कमांडर हाउस के अंदर भी नहीं गया, वो तो बाहर रहा थ्रू आउट। उल्टा वो मना भी कर रहा था लोगों को अंदर कोई ना जाए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अंदर मौजूद थे, अंदर गए थे, उनकी सजा 2 साल, 3 साल, 4 साल। हसन न्याजी की सजा 10 साल क्यों है?
इसकी क्या रीजनिंग है? आपने कौन सा कानून फॉलो करके उसकी सजा ज्यादा रखी? उसका क्या ऑफेंस डिफरेंट था बाकी लोगों से? आपने उसको सेम ऑफेंस में ट्राई किया, लेकिन उसकी सजा जो है वो 10 साल है। क्या वो इस वजह से उसकी सजा ज्यादा है कि वो इमरान खान का भांजा है? ये बहुत सारी चीजें हैं, ये सवाल उठेंगे क्योंकि इन कैमरा प्रोसेस सारा चला है, ओपन ट्रायल नहीं था, ना चार्जशीट पड़ी किसी ने, ना किसी ने फैसला देखा। ये सारे सवाल पूरी दुनिया उठाएगी, आपके मुल्क के लोग भी जो आइन और कानून की बात करते हैं वो भी उठाएंगे ये सवाल। क्या ये फरमाइएगा कि इन केस अब ये आप मिलिट्री कोर्ट में ही अपील के बाद जब हाई कोर्ट मामला जाएंगे तो तब तो डिटेल जजमेंट लेके आप लोग हाई कोर्ट जा सकेंगे ना? तब तक तो डिटेल फैसले हर चीज आप लोग हैंडओवर कर दी जाएगी तब तक। देखें, बिल्कुल, और डिटेल जजमेंट मतलब कि एक स्पीकिंग ऑर्डर, वेल रीजन्ड ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होगा, तभी वो ठहर सकता है। अदरवाइज वो सेट असाइड ही होना है, जिसकी मुझे नजर आ रहा है यही होना है, क्योंकि मुझे जिस तरह सजाएं दी गई हैं मुझे उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, मुझे उसमें शफाफियत नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात, एक बात कर दूंगा, क्या आपने, समीना ने बहुत अच्छी बात की, आपने 21वीं आईनी तरमीम की हकीमुल्लाह महसूद या एहसान या उसके साथियों को ट्राई करने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, लेकिन आपको आईनी तरमीम किए बगैर आपने हसन नियाजी को ट्राई कर दिया मिलिट्री कोर्ट्स में और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। क्या ये लोग इतने बुरे थे कि ये हकीमुल्लाह महसूद से बुरे थे कि इनके लिए तो आइन में तरमीम नहीं की, ट्राई कर दिया आपने, लेकिन आपको टीटीपी के लोगों के लिए तरमीम करनी पड़ी, उनको इतनी आपने प्रोटेक्शन दी, आईनी प्रोटेक्शन दी। सो ये बहुत सारे सवाल हैं जो रियासत के ऊपर उठते हैं और हमेशा उठते रहेंगे। फेयरनेस नहीं है सिस्टम में, इस वजह से हम कहते हैं इनको आम अदालतों में इनको लेके जाते, वहां इनका ट्रायल होता। और सीसीटीवी फुटेज कौन सी आई है? कोई भी नहीं है, वो कैमरों से बनी हुई तस्वीरें, वीडियोज है सारी। जो एक्चुअल सीसीटीवी फुटेज थी उस जगह की, उस टाइम से लेके एंड टाइम तक पूरी वीडियो कहीं एविडेंस में नहीं आई। जस्ट टू ऐड टू दैट, मैं अपने नाजरीन के लिए थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं। एपीएस अटैक और जीएचक्यू हमला केस के बाद आईनी तरमीम की गई थी, जो उस जमाने के दहशतगर्द थे उनको ट्राई करने के लिए, और वो सनसेट क्लॉज थी। वो तरमीम आज तक चली हुई नहीं आ रही, वो कॉन्टिन्यूस तरमीम नहीं थी कि हमेशा के लिए थी, वो सनसेट क्लॉज थी। जी समीना, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए थी, और वो अभी वैसे गुजर सलमान नियाजी साहब बात कर रहे थे कि आम अदालतों में, तो मैंने कहा यहाँ कौन से इंसाफ के धारे बह रहे हैं, आम अदालतों का हाल भी हमारे सामने ही है। लेकिन समीना, उसमें एटलीस्ट एक चीज का जो बर्डन आ रहा है ना, जो इंटरनेशनल प्रेशर आप पे आ रहा है, आपके मुल्क के ऊपर आ रहा है, वो प्रेशर नहीं आता कि यार सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में हो रहा है। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिए।